नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। गणना में जाति कांग्रेस की थाती। कहा जाता है कि तू डाल डाल में पात पात। दरअसल इस समय जातिगत गणना की बातचीत चल रही थी और विपक्ष जो है पूरा गठबंधन लगातार जातिगत गणना की बात कर रहा था। इसमें आरएसएस ने जो है पिछले दिनों कहा कि जातिगत गणना करने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि उसका राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। ये संघ ने कहा। संघ कहता है तो लोग ये मान के चलते कि यदि आरएसएस या संघ कह रहा है तो भाजपा कहीं ना कहीं उसको गंभीरता से लेगी और उस पर विचार करेगी। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो जातिगत गणना की मांग को लेकर अब मुखर हो गई है। हालांकि जातिगत गणना पे आरएसएस के समर्थन पे बीजेपी भी अब फ्रंट फुट पे आ गई है। जनगणना करने की केंद्र सरकार की तैयारियों की आहट मिलते ही कांग्रेस में गणना में जाति की जो मांग को उसने दोहराया। साथ ही प्रश्नावली में ओबीसी वर्ग की पहचान का कॉलम जोड़ने की मांग की है। कांग्रेस की मांग पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस को ही कटघरे में खड़े कर रही है। जनगणना पे कांग्रेस का तर्क है कि पहले ही 3.5 साल से अधिक देरी हो चुकी है। ओबीसी के कॉलम को शामिल कर गणना को विलंब से रोका जा सकता है। लोकसभा चुनाव में मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरने में संविधान और आरक्षण के मुद्दे ने प्रमुख भूमिका जो निभाई, जिसको कांग्रेस स्वीकार कर रही है। इसलिए मुखर होकर जातिगत गणना के मुद्दे पर मोदी सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने का ये दांव चला है। प्रदेश में कांग्रेस जातिगत गणना के लिए संकल्प अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके जरिए प्रत्येक पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ताओं को जाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस ने गांव-गांव तक जाने की तैयारी भी तेज कर दी है। कांग्रेस की जातिगत गणना की पैरोकारी से साफ बात है कि उसकी रणनीति ओबीसी वर्ग को साधने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति गणना पर सवाल खड़े उठा चुके हैं। मोदी जाति की जगह गरीबी अमीरी की बात कर रहे हैं। अब आरएसएस के भी समर्थन के बाद बीजेपी जातिगत गणना में जो है कांग्रेस को कुछ जो है एक प्रकार से एक समर्थन मिल गया है और अब जो है कांग्रेस को लग रहा है कि अब जब आरएसएस ये बात कर रही है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार इसका पालन करेगी और बीजेपी जो विरोध कर रही थी अब उसका स्वर मध्यम होगा। चलिए हम चर्चा करेंगे इस विषय पे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हैं, पर इसके पहले हम देखते हैं और सुनते हैं कि जो नेता गुण इस पे क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, पूर्व से ही हमारी ये हमेशा मांग रही है, कांग्रेस पार्टी की ये मांग रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और हर वर्ग को ये अधिकार है कि उसकी संख्या किस जगह पर कितनी है उसका पता उसे होना चाहिए। और ये आज से नहीं, ये पहले से हो रहा है, लेकिन मोदी जी ने जो आंकड़े आए थे उसे उजागर नहीं किए। दूसरी बात ये है कि वर्तमान में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय जीतू पटवारी जी, उन्होंने इसकी अहमियत समझी है और वो ये चाहते हैं कि बूथ स्तर तक जो हमारा कार्यकर्ता हो उसे अपने बूथ की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और बूथ पर जो मतदाता है उसे भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए क्या कर रही है। जब कांग्रेस खुद सत्ता में थी तब इन्होंने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? जब 2011 में जब जनगणना हुई थी तब इन्होंने आंकड़े क्यों छुपाए? जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उसको क्यों दबा दिया गया? जब काका केलकर की जो रिपोर्ट आई उसको क्यों दबा दिया गया? तो ये जो कांग्रेस है वो सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति करती है, लाइमलाइट में बने रहने के लिए काम करती है और सिर्फ ढोंग करती है। सवाल ये है कि गणना में जाति या कांग्रेस की थाती पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं? तो एक मुद्दा होता है, हिंदुत्व को जितना उभार में हिंदुत्व था तो कांग्रेस या एनडीए को लगा कि हम इसमें अगर जातिगत गणना की बात करेंगे तो हिंदू में भी विभक्त हो जाएगा, वो जातियों में बढ़ जाएंगे और व्यक्ति की जातिगत अस्मिता जो है उसकी धार्मिक अस्मिता से ज़्यादा बड़ी होती है और कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से दांव पेच का खेल है। तो चलिए इसको समझते हैं और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ आशीष तिवारी जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। हमारे साथ रवि वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका भी स्वागत है। और हमारे साथ सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत है। तो मैं सबसे पहले आशीष तिवारी जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये बात ठीक है कि जब रामलीला मैदान में एनडीए गठबंधन की सभा हुई तो इन्होंने वहाँ जातिगत गणना की, वहाँ भी बात की। राहुल गांधी हर मंच से जातिगत गणना की बात कर रहे हैं, खड़गे जी भी बात कर रहे हैं और बहुत सारा विपक्ष बात कर रहा है, पर बीजेपी इस मामले में थोड़ी खामोश थी। बीजेपी ने कभी मना नहीं किया कि हम जातिगत गणना नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं कहा,
पर वो खामोश थी। अब जब संघ की ओर से ये बात आई है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, पर हाँ इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना है, अब कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही कि भाई आप जातिगत गणना जो है जनगणना करने वाले हो, वो अभी 3.5 साल से हुई नहीं, तो इसी जनगणना में आप जातिगत गणना भी जोड़ दो, और ओबीसी को लेकर वो बात कर रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टी की अभी प्रवक्ता थी वो कह रही थी कि जब सब कांग्रेस का शासन था तब तो इन्होंने, और जब इनका अवसर था तब तो इन्होंने उसको उजागर नहीं किए आंकड़े, तब इनको नहीं समझ में आई, और आज ये बात कर रहे हैं। तो ये इनका एक दो मुही पॉलिसी है, या इनका दो मुही चेहरा है। तो आशीष जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, जातिगत जनगणना की जहां तक बात है तो ये बात सही है कि जब कांग्रेस का शासन था तो उस समय इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई, और आज जब विपक्ष में बैठे हैं तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। और जहां तक जातिगत जनगणना के पहलुओं की बात है तो सारे पहलुओं पे हम नजर डालें तो क्या जाति के आधार पर इस देश को बांटने का काम कांग्रेस करना चाहती है? क्या कांग्रेस यह चाहती है कि इस देश के अंदर लोग जातियों के नाम पर आपस में लड़ें कि मेरी जाति की संख्या इतनी अधिक है? और साथ ही साथ एक बात और समझ में आ रहा है कि देश कांग्रेस के अंदर जब से कांग्रेस बनी तब से लेके आज तक केवल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर बांटने की बात ही क्यों की गई? कभी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं जनता के बीच में गई कि विकास का ये मुद्दा होना चाहिए, इस पर हमें काम करना चाहिए? आज जीतू पटवारी जी बयान देते हैं, आज राहुल गांधी जी बयान देते हैं, ऐसे बड़े बड़े कांग्रेस के नेता बयान देते हैं, उसके बाद में उन बयानों पर राजनीति प्रारंभ हो जाती है। तो पहले कम से कम ये अपना इतिहास तो खंगाल कर देखें कि जब कांग्रेस की सरकार आपके थी उस समय आपने इस पर विचार क्यों नहीं किया? और जहां तक जातिगत जनगणना की बात है तो मुझे ऐसा याद है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भी उस समय जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थे, और आज लगातार मैं कह सकता हूं कि जो भी देश के हित में सोचने वाला व्यक्ति है वो जातिगत जनगणना के आधार पर देश को बांटना नहीं चाहता। अब जहां संघ की बात आ रही है तो संघ ने इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और जब राजनीतिक पार्टियां इसकी मांग करेंगी तो निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा, देश को बांटने का काम किया जाएगा, और समाज के बीच में कहीं ना कहीं विरोधाभास उत्पन्न होगा। जी, आप ठीक कह रहे हैं आशीष जी। मैं रवि वर्मा जी आपके पास आता हूं, क्योंकि अभी चूंकि संघ के स्तर से बात आई, पर संघ ने जो पूरी बात कही है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना, पर जब कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती है तो निश्चित रूप से उसका राजनीतिक इस्तेमाल करेगी। तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात हो रही कि जिसको जितना लोग हैं उनको उतना मिलना चाहिए। और ये समझ में आ रहा है कि जातियां बहुत सारी हैं, जाति के भीतर उपजातियां हैं जिनको बहुत सारा लाभ नहीं मिला है। तो और ख़ास करके ओबीसी जो मतदाता है उसकी बात हो रही कि देश में ओबीसी बहुत ज़्यादा है और उनकी गणना नहीं हुई है। तो कांग्रेस कह रही कि अभी चूंकि आपने जनगणना ही नहीं की है तो 3-3.5 साल हो गया, तो अब जब आप जनगणना करेंगे तो आप इसमें ओबीसी वाला कॉलम जोड़िए और जातिगत गणना कीजिए। तो रवि जी, ये क्या बीजेपी जब आरएसएस ने इस तरह का बयान दिया उसके बाद आपको इसमें गति मिली है कि आप लोग इसके लिए जो अभी मूवमेंट बना रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये अचानक से आपका ये मुंह बना है? ठीक है, आप मंचों से तो बोल रहे थे, पर ये अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और क्या इसको आप चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं? देखिए, अभियान चलाने की जरूरत आज इसलिए पड़ रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसकी बी टीम आरएसएस बताए कि वह जातिगत जनगणना के पक्ष में या विरोध में है, क्योंकि संविधान की बजाय मनुस्मृति के पक्ष में खड़ी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हमेशा से संविधान विरोधी रही है, हमेशा से दलित विरोधी रही है। अभी आशीष जी बांटने की बात कर रहे थे, क्योंकि इनके नेता का भी बयान भी आया था कुछ दिन पूर्व ही कि बटोगे तो कटोगे, क्योंकि इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने कभी अगड़े पिछड़ों के नाम पर, कभी सवर्ण और ठाकुरों के नाम पर, कभी दलितों के नाम पर बांटने का ही काम किया और बांट कर इस देश को काटने का काम किया है। तो ये बांटने वाले लोग, काटने वाले लोगों की सोच लगातार संविधान विरोधी रही है, लगातार जो है मनुस्मृति से जुड़ी हुई रही है। आज देश में सामाजिक न्याय के नेता राहुल गांधी जी और सामाजिक न्याय
की इच्छा रखने वाले, हर समाज के लिए उत्थान के लिए खड़े होने वाले हर दल आज जातिगत जनगणना के पक्ष में है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जैसा कि आपने कहा, उसकी उतनी भागीदारी। आज देश काल समय परिस्थितियों में बहुत बदलाव आया है सुभाष जी। आज अगर उनके हक अधिकारों की बात होती है, अगर उनके लिए अच्छी योजनाएं बनती हैं और उनके विकास के, समग्र विकास की एक बड़ी आधार रचना रची जाती है देश में, तो क्या बुरा है? भारतीय जनता पार्टी को आगे क्यों सुइयां चुभ रही हैं? देश में आज देखा जा रहा है ना, मध्य प्रदेश सिंगरौली आज अपराध, दलित अपराधों के लिए राजधानी बन चुका है। मुख्यमंत्री जी, जिनके पास गृह विभाग, एक असक्षम मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तमाशा देख रहे हैं। अब तो हद इतनी हो चुकी है कि जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं और बलात्कार के वीडियो तक बने रहे हैं महाकाल की नगरी में, आखिर यह सामाजिक न्याय कब मिलेगा? कब ये इनके हक अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा? आशीष तिवारी जी केवल लच्छेदार भाषण देकर, इधर उधर की बातें कर कर अपनी पार्टी का सही पक्ष बताना ही नहीं चाहते हैं कि वे जातिगत जनगणना के पक्ष में या विरोध में है। रवि भाई, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ठीक है आपने कहा कि बलात्कार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर ये बलात्कार अगर ये आंकड़े आ जाएंगे और जातिगत गणना हो जाएगी तो क्या ये जो मानसिकता ये रुक जाएगी? क्या सामाजिक न्याय जो है वो जातिगत गणना हो जाने से क्या सामाजिक न्याय मिल जाएगा? मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, चलिए हम गांधी जी की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने हरिजन शब्द लाया था, बाद में हमको उसको विलुप्त करना पड़ा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, हम लोगों के विकास की बात नहीं सोचेंगे, तो क्या जाति जो है, जाति के आधार पर न्याय मिल जाएगा? अभी भी अगर आप देखें, जातियों के भीतर बहुत सारी उपजाति है। चलो मैं ओबीसी की बात छोड़ दूं, हम ब्राह्मण की बात करते हैं। ब्राह्मण में भी कोई सरयू पारी है, कोई कानकुब्ज है, कोई जिजोतिया है, कोई कुछ है, कोई सनाटे है। उसके भीतर भी बहुत सारे लोग हैं। कई लोग अभी भी आपस में शादी नहीं करते, कहने को पूरा ब्राह्मण है, पर वो भी आपस में रोटी बेटी नहीं रखते। तो आपको ऐसे कैसे लग रहा है कि जो देश जाति, उपजाति और अलग अलग चीज़ों में बटा है, उसमें अगर जातिगत गणना होगी तो वो देश और नहीं बटेगा? बात, यह बंटने का इरादा केवल भारतीय जनता पार्टी रखती है, इसलिए रखती है क्योंकि उसने हमेशा से समाज को बांटने का काम किया। राहुल जी तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आज तमाम ऐसे वर्ग हैं, चाहे वो सवर्ण जाति के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे आदिवासी हो, ऐसे तमाम लोग हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाया, जो आज वास्तव में अपने हक अधिकारों के लिए तरस रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को एक जातिगत जनगणना के डेटा के आधार पर हम और अच्छा उठाकर ऊपर उठा सकते हैं, उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, उनके जनजीवन के जीवन में सुधार ला सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें दो मत क्यों होना चाहिए? आखिर भारतीय जनता पार्टी उनके जनोत्थान से क्यों इत्तेफाक रखती है? क्यों उनके हक अधिकारों को सुनिश्चित करना नहीं चाहती? इसीलिए ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज जो है दलितों में अगर बलात्कार में अधिक हो रहे हैं तो दलितों की संख्या उसमें अधिक देखी जा रही है। एनसीआरबी का एक डेटा कहता है कि आदिवासियों के अगर सबसे अधिक मारपीट के मामले कहीं है, उनके हक अधिकारों को कहीं दबाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में दबाया जा रहा है, क्योंकि यह मनुस्मृति प्रधान की सोच रखने वाला एक दल है, जो हमेशा से इसकी सोच यही रही है। जी आशीष जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता रवि वर्मा जी बड़े जोरदार तरीके से बोल रहे थे, और उनकी बातों को सुनने के बाद मुझे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की विचारधारा और सोच क्या है। आप बात कर रहे हैं कि समाज को भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। आप ये बताइए कि देश की आजादी से एक लंबे समय तक सरकार किसकी रही? आपकी। और आपने इस देश के अंदर यदि जातिगत जनगणना के आधार पर आपको लगता है कि देश का विकास हो सकता है, तो आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए, पिछड़ी समाज से होना चाहिए? आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि देश का राष्ट्रपति हमारा जनजातीय वर्ग का होना चाहिए? आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि हम देश के अंदर इन जो हमारा वर्ग पिछड़ा हुआ है, जो जनजातीय बंधु है, हम उनके वर्ग से लेकर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाएं और उनको मुख्य धारा में जोड़े, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विभिन्न राष्ट्रपति जैसे विभिन्न पदों तक पहुंचाएं? आप बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक चुने जाते हैं, तब जाके हम राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को बिठाते हैं। हम मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के मुख्यमंत्री देते हैं, 2-2, 3-3। तो आज हमारी विचारधारा जाति के आधार पर नहीं है। हम ये जानते हैं कि समाज को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है तो निश्चित तौर पर हमें
जाति भेद से ऊपर उठना होगा, हमें विकास की बात करनी होगी। और ये वास्तव में आज कांग्रेस मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे। विकास के मुद्दे पर बोलते हैं तो वो कटघरे में खड़े हो जाते हैं कि आपने क्या विकास किया, और जब विकास के मुद्दे पर बोलते हैं तो वोट का जो उसका प्रतिशत देखते हैं कि उनके समय कितने प्रतिशत विकास था, आज कितने प्रतिशत है, तो उसमें वो पीछे पिछड़ जाते हैं। और आज जब वो मुख्य धारा में जुड़कर बात नहीं कर पा रहे कांग्रेस के नेता, तो देश को गुमराह करने के लिए, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा उन्होंने आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो सुरेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। सुरेश जी, अचानक से, ठीक है मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ये मुद्दे को उठा रही है, एनडीए उठा रही थी, पर अब अचानक से मध्य प्रदेश की कांग्रेस जो है इसको लेकर एक पूरा आंदोलन खड़ा करना चाहती है, और वो कह रही कि जनगणना में इस बार ओबीसी का कॉलम शामिल करो, और इसको चूंकि जनगणना आपने पहले हुई नहीं 3.5 साल, चाहे उसमें कोरोना वजह हो, कोई भी वजह हो। अब इनका कहना है कि जो जनगणना हो रही है तो आप SC ST का तो लिखते ही हो, ओबीसी का भी लिख लो, तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। तो ये इनकी जो मांग है कांग्रेस की, या जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, और ये मुद्दा अभी जब RSS का एक बयान आया उनके प्रवक्ता का, उसके बाद ये मुद्दा जो है थोड़ा गर्मा रहा है, और लोगों को लग रहा है कि RSS भी चाहती कि ये जातिगत गणना हो। तो सुरेश जी, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, इसमें ओबीसी का मामला कहाँ से आ गया? यदि ओबीसी का मामला करेंगे तो फिर जातिगत जनगणना कहाँ से हो गई? क्योंकि जातियां, कुछ जातियों का एक समूह जो है वो बैकवर्ड क्लास है, और जब वो बैकवर्ड क्लास है अलग से, यदि मान लो फिर 3 जातियों में कराइए आप उसकी, एक ओबीसी करा लीजिए, और एक जो है आप SC ST करा लीजिए, और एक जो है स्वर्ण समाज करा लीजिए। तो 4 हिस्सों में बांट करके कराइए। फिर यदि आप, तो आप पहले तय कर लीजिए कि आपको कराना क्या है। यदि आप ओबीसी में कराएंगे तो आप जाट, गुर्जर, मराठा, ये वो सब जो है एक साथ ओबीसी में रखना चाहते हैं कि इनकी जातियां अलग अलग बताएं। तय तो कर लीजिए ना आपको कि आपको करना क्या है। तो ये कंफ्यूजन है। इसलिए पहले तो, सबसे पहले तो मेरा कहना ये है कि आज की चर्चा में जो सामने आ रहा है कि आप इस कंफ्यूजन को दूर करिए, सबसे पहली बात जी। दूसरी बात ये है कि भाई आप एक बात स्पष्ट करिए कि आपको आज ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जातिगत जनगणना से हमारे देश में डेवलपमेंट तेजी से हो जाएगा? क्या ये बात नेहरू जी को नहीं मालूम थी? क्या ये बात इंदिरा जी को नहीं मालूम थी? अभी हमें तो ये एक बात तो जरूर समझ में आ गई। सेम पित्रोदा जी ने ये कहा कि राजीव गांधी जी से समझदार राहुल गांधी जी हैं, तो राजीव गांधी जी की छोड़ दीजिए। तो क्या इसका मतलब राहुल गांधी जी नेहरू जी और इंदिरा जी से भी ज्यादा समझदार है, जो उन्होंने इस बात को कभी लागू नहीं किया और राहुल गांधी जी कह रहे हैं? तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि वो सब जानकार नहीं थे, देश के भविष्य के प्रति नहीं सोचते थे? राहुल गांधी जी ज्यादा सोचते हैं। तो ये एक बड़े प्रश्न है जिनके उत्तर अलग से चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप एक तरफ कह रहे हो कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। भागीदारी काय में लेना चाहते हो? आप जमीन बंटवाना चाहते हो क्या? आप क्या करना चाहते हो? बजट बंटवाना चाहते हो क्या? जब आप बजट इसी हिसाब से बंटवाने की बात करेंगे तो टैक्स देने की भी बात करना पड़ेगी। भाई फिर तो कल ये मांग उठेगी इस देश के अंदर कि साहब एक वणिक समाज का व्यक्ति जो है वो टैक्स सबसे ज्यादा देता है, और वो जब टैक्स सबसे ज्यादा देता है तो भैया उनके समाज पर ज्यादा खर्च करो, आप उनकी जातियों पर ज्यादा खर्च करो। आप यदि टैक्स ज्यादा देते हैं, मिश्रा जी टैक्स ज्यादा दे रहे हैं या ब्राह्मण ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो फिर वो कहेंगे कि हमारा टैक्स दलितों को दे दो, हमारा टैक्स जो है इनको ओबीसी को दे दो। क्यों दे दो? जब आप विभाजनकारी बात कर ही रहे हो तो कल ये बातें उठेंगी तो देश में विवाद तो खड़ा होगा। तो आप उनको दोगे कहां से? आप एक चीज समझिए। अगली बात जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या 10 बरस के अंदर जो है सामाजिक संतुलन बिगड़ गया? 10 बरस के पहले सब कुछ ठीक ठाक था, आज ही हमको ये सब समस्याएं क्यों दिख रही हैं? यदि हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं तो क्या मुस्लिम समुदाय की जातिगत जनगणना भी होगी क्या? क्या ईसाई समुदाय की जातिगत जनगणना भी होगी क्या? तो क्या आप उन सबको लेके आना चाहते हैं क्या? आप स्पष्ट करिए, सरकार के सामने एक रोड मैप रखिए। सरकार का एक विजन है कि हम समग्र विकास करना चाहते हैं, इसलिए। और एक महत्वपूर्ण बात सुभाष जी मैं आपके सामने और कहना चाहता हूँ, समाज को समग्र रूप से इकट्ठा करने का काम मुस्लिम समुदाय ने किया। वो एक तरफा वोट दे रहा है कांग्रेस को। इसके बाद समाज ने एक तरफा करा ईसाइयत का, सोनिया गांधी ईसाई है तो सारा वोट जो है सोनिया गांधी जी को मिल जाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात होती है, और वो ये थी कि भाई भाजपा को ये लगा कि इसका मतलब बचा कि हिंदू समाज बच गया, तो वो तो जातियों में पहले से बटा हुआ है।
इसलिए उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए एक ही छाते में आ जाइए। भाई सब हिंदू हैं, जातियों की बात क्यों कर रहे हैं? जाति की बात करेंगे तो आपके साथ परिस्थितियां बनेंगी, जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं वो बनेंगी आपके साथ स्थितियां। तो ऐसी स्थिति में आप जातिवाद के विवाद में, आप विवाद में क्यों पड़ते हैं? तो ये जो उनको वोट 36% मिल गया इस बार के चुनाव का, आप देखिए 37% लगभग, वो उसको 51% ले रहे हैं। ये केवल लड़ाई कोई समाज के उत्थान की नहीं है। नेहरू जी के समय, इंदिरा जी के समय जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूची 6 के अंतर्गत बजट का प्रावधान हुआ था। कितना लाभ मिल गया? आज भी हमारे साथी वर्मा जी कह रहे हैं कि उनके लिए तो सोशल जस्टिस हुआ ही नहीं है। अब एक चीज और आप देखिए कि आप क्या, इस बारे में आपका क्या मत है कि आपको आरक्षण दिया जा रहा है 75 वर्ष से, 75 वर्ष में आप कह रहे हो हम बराबर ही नहीं हुए, हमारे साथ जस्टिस ही नहीं हुआ, तो फिर आरक्षण छोड़िए भाई, बाकी लोगों का हक क्यों मार रहे हैं आप? तो आप हिम्मत दिखाइए इस प्रकार की। तो आप एक हर जगह केवल कब्जा करने की मानसिकता से आप बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप देश के अंदर बाकी लोगों को गलत मानोगे, सबको बार बार मनुस्मृति कहते हैं, इनने कभी मनुस्मृति की फोटो नहीं देखी होगी और मनुस्मृति की बात कर रहे हैं। एक श्लोक बता दीजिए मनुस्मृति का क्या है उसके अंदर, जिसके अंदर सामाजिक विद्वेष हो रहा हो। तो इस तरह की बातें करने वाले लोग जो हैं वो समाज में जहर घोलने के काम करने वाले लोग ही इस तरह की बातें करते हैं कि जातिगत जनगणना चाहिए। अरे पूरे देश के डेवलपमेंट की बात करिए, पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करिए तो समग्र बनेगा। हर आदमी का विकास हो रहा है, उसमें अलग अलग बांट करके विकास करने वाली बात कहां से आ गई? जी चलिए, मैं रवि भाई के पास फिर लौटता हूँ। रवि भाई, जातिगत गणना को पत्रकार महोदय कह रहे हैं, सुरेश शर्मा जी, की ये बांटने वाला कदम है, ये देश विरोधी कदम है। मनुस्मृति को आपने कहा, अभी मनुस्मृति का आपने उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि आरक्षण मिला तो फिर इतने साल तक तो आरक्षण SC ST को मिला, OBC को अभी बाद में चालू हुआ, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, पूरे देश में बवाल कटा। तो ये सारी चीजों पे जो अभी सुरेश जी बोल रहे हैं, याद है क्या? जी बताइए रवि भाई। मैं ये कह रहा हूँ मनुस्मृति का एक आध श्लोक याद है क्या जिसका विरोध कर रहे हैं ये? चलिए बताएंगे रवि ने वर्मा पढ़ा जी। दिया होगा मनुस्मृति। चलिए रवि जी बोलिए। सुभाष जी मैं कहूँ अपनी बात? हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए ना। सुभाष जी, दरअसल क्या है, जो वरिष्ठ पत्रकार जी हैं सुरेश जी, उनकी बातों से दरअसल इस प्रदेश का कोई नागरिक सरोकार ही नहीं रखता है, क्योंकि विभाजनकारी बातें लगातार उनके मुख से सुनी जा रही हैं। आज वो कह रहे हैं कि अगर उनके हक अधिकारों को नहीं मिला वो जमीन बांटना चाहते हैं क्या? अरे जमीन बांटने की बात कर कौन रहा है? जमीन बांटने की बात कोई नहीं कर रहा है। देश में अगर सोशल जस्टिस की बात हुई, अगर उनके उन मुद्दों से जुड़ी हुई बात कह रहे हैं जहां विकास नहीं हो पाया, जो आज भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाए, आज भी ऐसी तमाम जाति के लोग हैं जो सांसद विधायक नहीं बन पाए, आज भी ऐसी जाति के लोग तमाम हैं जो इस सिस्टम में जज नहीं बन पाए, बड़े ओहदे पर नहीं पहुंच पाए। अगर उन शोषित वंचितों को उठाने के लिए अगर एक प्रोग्राम ब्राह्मणों को भी आरक्षण दिया, सवर्ण आरक्षण दिया, सवर्ण आरक्षण भी दिया। यदि गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और आपने पहले भी जाति के आधार पर बांटा और आज एक बार फिर देश को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। पढ़ना ही नहीं चाहूंगा और ये मुझसे हरगिज नहीं पढ़वा सकते हैं। इस मनुस्मृति का एक शब्द भी बोलना मेरे लिए तो जो है मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें अगर कोई वरिष्ठ पत्रकार कर रहा है तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे पर मेरा एक मिनट, आप दोनों तीनों को सुनिए ना, मैं आप तीनों को एक बार रोक रहा हूं। मेरा कहना रवि वर्मा जी, मेरी बात थोड़ा, एक मिनट आप थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। आप मेरी बात सुनिए, आप एक बार बात धैर्य से सुनिए। मुझे लगता है, देखिए, अगर हम पढ़ा लिखा समाज है तो मुझे हर वो किताब पढ़नी चाहिए जिसके बारे में मैं बात करता हूँ। मुझे लगता है, देखिए, अगर मुझे कोई भी किताब, मैं कह रहा हूँ कि वो किसी भी धर्म की हो, जाति की हो, अंधविश्वास की हो, अगर मैं उसके बारे में बात करता हूँ तो मुझे ये बात समझनी, इसलिए नहीं कि मैं उसको फॉलो करूँ, मुझे उसको इसलिए कि अगर मैं उसके कोट कर रहा हूँ तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैं किसी किताब का नाम ले रहा हूँ तो वो किताब दरअसल है क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसकी प्रशंसा करो, पर आप उसी किताब में बहुत सारे विरोधाभास होंगे। चलिए रवि जी बोलिए। कोई भी नहीं करता इस देश में, ना ही कोई करेगा सुभाष जी। जो और अगर विकास की बातें चल रही 60-70 साल की पार्टी है जिसने लगातार बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया,
फूड सेफ्टी बिल की बात हो, एजुकेशन की बात हो, आरटीआई की बात हो, तमाम ऐसे बिल कांग्रेस पार्टी लेकर आई और लोगों के जनजीवन को सुनिश्चित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने उस हर तबके के व्यक्ति के हक अधिकारों को सुनिश्चित किया है जिसे आज भारतीय जनता पार्टी अपना दुश्मन मानती है। और रवि जी कुछ और कहना हो तो बता दीजिए, फिर मैं आशीष तिवारी जी को बोल रहा हूं। नहीं, आप कंटिन्यू बात करिए। मैं क्योंकि इस तरह की चर्चा पे यकीन नहीं करता हूं कि लोग केवल अपनी गाड़ी धक्का-पेल चलाएं। मैं चाहता हूं कि एक अच्छे उद्देश्य के साथ चर्चा हो, सब अपना ठीक है, तो चलिए, पक्ष रखें। चूंकि मैं इस चर्चा को कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, मेरा कहना है कि जातिगत गणना इस देश में एक बड़ा विपक्ष कर रहा है और इसकी मांग कर रहा है। अगर ये राष्ट्र विरोधी होता, देश विरोधी होता, तो सारा विपक्ष इसको लेके लामबंद नहीं होता। और आरएसएस जो कि एक भाजपा का ऐसा संगठन है जो जिसमें बहुत विचार के बाद बात होती है, तो अगर ये कहें कोई कि ये सब देश विरोधी काम है, ये जाति की बात करना देश विरोध है, तो फिर कहीं ना कहीं एक प्रकार से धर्म की बात करना भी, जिस देश में सब तरह के लोग रहते, एक वो भी बात करना लोगों को लगता है कि ठीक नहीं है। अब जवाब ये है कि ये जो कहीं हिंदुत्व का पूरा मामला चल रहा है, उसके जोड़ के तहत ये लोग जाति को लेके आए। और खास करके बिहार में जो नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ हैं, वो इसकी अगुवाई कर रहे थे। वो बाद में भाजपा में के साथ गठबंधन कर लिया, पर ये चूंकि बिहार में ओबीसी बहुत हैं, उत्तर प्रदेश में ओबीसी बहुत हैं, तो उन राज्यों से ये बात उभर के आई है और अब ये नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर ये एक प्रकार से मुद्दा बना है। और चूंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये मामला कांग्रेस को जो मुद्दा था उसमें आरएसएस का एक विचार आने से आशीष जी इनको एक बातचीत करने का मौका मिला है, तो इसको आप राष्ट्र विरोधी कैसे कह सकते हो किसी गणना को? आशीष जी। जहाँ तक संघ की बात है, संघ की शाखा में जो हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, जो व्यक्ति जाता है उसने स्वयं देखा है कि वहां पर जाति की बात नहीं होती। सारे भाई, सारे बंधु एक साथ बैठते हैं, एक साथ बैठकर हम भोजन करते हैं, एक साथ बैठकर हम बात करते हैं। तो हमने आज तक वहां पर कभी जाति की बात नहीं की। तो संघ का स्पष्ट भाव है कि इसका राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा। और जहां तक इस मुद्दे का विषय है, तो इस मुद्दे पर जब चर्चा होती है, तो जब यह चर्चा राष्ट्र हित में है तो निश्चित तौर पे विषय आगे बढ़ता। परंतु आज जब देश के अंदर एक देश के बड़े हिस्से ने आज जब जनचर्चा का विषय बन रही है, तो जनचर्चा में भी लोगों के सामने जब ये बातें आ रही हैं तो केवल कांग्रेस घेर रही है। और कांग्रेस घेर कहां रही है कि जब आप इतने लंबे समय तक सरकार में रहे तब आपने इस विषय को नहीं उठाया। और आप देखें, जब एक दुकान में आप जाते हैं तो कभी उससे पूछते हैं कि आप किस जाति के हो, आपने किस जाति के व्यक्ति ने भोजन बनाया है। सामान्य रूप से लोग भोजन करते हैं, खा के चले जाते हैं। तो हम जब जाति भेद भाव जो धीरे धीरे समाप्त हुआ है इस देश के अंदर, एक लंबे समय के बाद में बहुत कुरीतियां रही हैं समाज के अंदर, वो धीरे धीरे समाप्त हुई हैं। जब आज हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, उस समय ऐसी बात करना मुझे लगता है एक बार फिर कांग्रेस देश को पीछे करने की ओर है। रवि जी कुछ कहेंगे आप? मैं समापन करने वाला हूं। रवि वर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आई मेरी आपको? हेलो जी। चलिए, बाद में हम इस बात पर करेंगे, पर मैं आशीष तिवारी जी, मैं आपकी एक बात का चूंकि बात करूंगा। जब आप कांवड़ यात्रा में लोगों के बोर्ड लोग बदलवाएंगे कोई यार, और ये पूछेंगे कि आप अपनी धार्मिक पहचान लिखो, और वहाँ से लोग नहीं लेंगे, तो ये भी इस देश में नहीं होना चाहिए। जिसको जहाँ अच्छा लगेगा वो वहाँ खाएगा, जहाँ साफ सुथरा लगेगा वहाँ खाएगा, जहाँ पे स्वादिष्ट मिलेगा वो वहाँ खाएगा। तो ना तो कहीं किसी की जाति पूछना चाहिए, ना धर्म पूछना चाहिए। दरअसल आपके लिए वो काम का आदमी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, वो किस क्वालिटी का है, और अगर वो साफ सुथरा है, रीजनेबल रेट पे देता है, कोई घपलेबाजी नहीं करता है, कोई मिलावट नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि हमको दोनों में नहीं पड़ना चाहिए। बहरहाल आप लोग मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।